हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहाँ पर 19 अगस्त के सभी करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एंड तक बने रहिए, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आप सभी को बता दूं, आज जो हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन है ना, ये 1700 नंबर का सेशन है। मतलब आपका और हमारा जो साथ है वो 4.5 साल लगभग कंप्लीट कर चुका है। 1700 नंबर के सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं मैं इसको अपने लिए, आप सभी के लिए जो भी मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, लगातार आपके कमेंट भी मुझे मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप पर हो या फिर लगातार कमेंट बॉक्स में हो। आपके लगातार मैं सारी चीज़ों पर ध्यान देता हूं, जो जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो भी मुझे सारी ध्यान रहती है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट का कहना है कि सर आप हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, किसी एग्जाम में पटवारी में या एसआई में सिलेक्शन हो गया। हम आपको कमेंट करते हैं, अपने नाम व्हाट्सअप करते हैं, फिर भी आप कभी भी कोट नहीं करते हो डेली करंट अफेयर में। देखिए, मैं ये मानता हूं, जब तक इस चैनल से पढ़ने वाला, जब तक मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ने वाला आखिरी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमारी ये जो जर्नी है ना, ये मैं अधूरी मानता हूं। और ये कोई सक्सेस नहीं है अगर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट के 500 या 1000 बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, जो कि काफी स्टूडेंट के हजारों में सिलेक्शन है ऐसे। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट यहाँ पर डेली करंट अफेयर देख पा रहा है या देख रहा है डेली, आखिरी स्टूडेंट तक हम मेहनत करेंगे और फिर सबके साथ एक साथ सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस को किसी दिन। ओके, तब तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे, आराम से सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 घोषित किए हैं। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी किसे दिया गया? तो देखिए, यहां पर बात की जा रही है, पहली चीज तो ये कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। ओके, काफी अलग अलग कैटेगरीज होती है यहां पर। सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में शुरू किया गया था और पहली बार 1991-92 में यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि चेस प्लेयर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर है। लेकिन इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अनाउंस नहीं किए गए थे कल तक। ओके, तो यहां पर अदर अवार्ड की हम बात कर लेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जब भी अनाउंस हो जाएंगे उनकी भी हम बात कर लेंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इनके अलावा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि स्पेशली जो खेल से संबंधित कोच होते हैं ना, जो ट्रेनर होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो जो अवार्ड दिए गए हैं उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो अर्जुन अवार्ड, ये जो अवार्ड है ना, एक्चुअल में 17 प्लेयर्स को दिया गया है, लेकिन ये रेगुलर कैटेगरी में 17 प्लेयर्स को दिया गया। जब हम बात करते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी की, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड दिया गया आई अरुमेन्नायगम को। आपको पता है ये इंडियन फुटबॉलर हैं, इंडियन फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आई अरुमेन्नायगम। नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रहेगा। ओके, तो 18 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए अनाउंस किए गए हैं। अब ये जो विनर है, इनमें फुटबॉलर आई अरुमेन्नायगम को अर्जुन अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में 2025 के लिए। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ऐसे प्लेयर्स जो कि खेलों में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, तो ऐसे प्लेयर्स को अवार्ड देने के लिए 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नॉर्मली 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मनी दी जाती है ना। अर्जुन की ब्रॉन्ज स्टेच्यू दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इस तरीके से 1961 में से शुरू किया गया। अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 प्लेयर ऐसे हैं जिनको रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। कौन कौन से हैं? 17 स्पोर्ट्स पर्सन, नाम ध्यान से सुनना, इनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हमको यह भी पता चलेगा कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। एथलेटिक्स की बात करें
तो एथलेटिक्स में एक हाई जंपर है तेजस्विन शंकर, इनको दिया गया अर्जुन अवार्ड। एक मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी, ये स्प्रिंटर है, दौड़ते हैं ना वो स्प्रिंटर, तेज दौड़ में भाग लेते हैं, तो इन दोनों को अर्जुन अवार्ड दिया गया एथलेटिक्स में। एक तेजस्विन शंकर को भी दिया गया हाई जंपर। बैडमिंटन में त्रिसा जॉली को दिया गया और गायत्री गोपीचंद को दिया गया। ये दोनों किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। चेस में विदित गुजराती को दिया गया दिव्या देशमुख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखिएगा ही। दिव्या देशमुख लगातार सुर्खियों में रहती है, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है, तो इन दोनों को दिया गया चेस के लिए। हॉकी के लिए लालराम साइमी, इनको दिया गया और राजकुमार पाल को दिया गया। इनके अलावा बॉक्सिंग के लिए नरेंद्र को, कबड्डी के लिए सुरजीत और पूजा को, शूटिंग में अखिल सैरोन को दिया गया, पैरा शूटिंग में रुद्राक्ष खंडेलवाल को दिया गया, डेफ शूटिंग में दिया गया है धनुष श्रीकांत को, रोविंग में दिया गया अरविंद सिंह को और पैरा एथलेटिक्स में एकता बयान को यह अवार्ड दिया गया। ये 17 प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। अर्जुन अवार्ड नॉर्मल तो शुरू हो गए थे कब? 1961 में, लेकिन लाइफ टाइम जो अचीवमेंट वाली कैटेगरी है ना अर्जुन अवार्ड के लिए, यह 2002 में शुरू की गई थी, तब इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता था। बाद में 2024 में इसका नाम बदल के अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कर दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो फिर यहां पर जो पुराना था इसको चेंज किया गया। ये दिया गया आई अरुमेन्नायगम 2025 विनर। 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो इंडियन टीम थी ना, उसके पार्ट रहे हैं आई अरुमेन्नायगम। ठीक है, एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ये नॉर्मली कोच को दिया जाता है, तो इस बार 5 द्रोणाचार्य अवार्ड अनाउंस किए गए। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई है 1985 में। ये भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी होती है। तो रेगुलर कैटेगरी में किसे दिया गया? परवीर सिंह को, ये एथलेटिक्स के लिए। इनके अलावा छोटेलाल यादव, ये बॉक्सर है इंडियन, नेहा नंद कुमार चौहान, इनको दिया गया शूटिंग के लिए। तो ये 3 प्लेयर हो गए रेगुलर कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सिंग और वीरेंद्र कुमार रेसलिंग के लिए। ये हो गए द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गया? अर्जुन अवार्ड मिल गया, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया। एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। एक्चुअल में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया आर्मी पैरालंपिक नोड, जो कि पुणे में कार्य करती है इंस्टीट्यूशन है, इसको दिया गया। ओके, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा है, लेकिन ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक डिटेल्स हम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में शुरुआत की गई थी पहली बार। 1992 के लिए दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, ये चेस के प्लेयर है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुराना नाम है, 2021 में इसका नाम चेंज हुआ और ये बन गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अभी इस बार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया, लेकिन बात आती है कि 2024 के लिए किसको दिया गया, ये तो पढ़ें। तो 2024 के लिए 4 प्लेयर्स को दिया गया था लास्ट ईयर। डी गुकेश चेस प्लेयर है, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए और मिस मनु भाकर शूटिंग प्लेयर। ओके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था पेरिस ओलंपिक में, तो इनको 2024 के लिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 4 प्लेयर्स को दिया गया था। आई होप बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो अवार्ड मिले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, पीडीएफ ले लेना और एक बार इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे, कोई शक नहीं। ओके, फिर कंप्लेन करते हो कि सर ये, एक स्टूडेंट का ऐसा भी कमेंट आया था, उनको किसी एग्जाम उन्होंने दी थी, अपने पढ़ाए हुए जो करंट अफेयर है ना, लगभग सारे करंट अफेयर उन्होंने भेजे मुझे कि सर ये क्वेश्चन आए थे और सारे की सारे बने हमसे, बिल्कुल बने, सारे बने। एक क्वेश्चन था कि सर ये तो आपने कभी पढ़ाया नहीं, तब मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा एक डेली करंट अफेयर का, जहां पर डिस्क्रिप्शन में जो डेटा था ना उसमें मैंने मेंशन किया था, देखो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया।
तो फिर इसलिए बोलता हूँ पीडीएफ ले लिया करो और जो डेटा होता है ना उस पर भी ध्यान दो। मुझे सडनली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनको अगर उस एग्जाम में 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे ना, तो 14 उन्होंने इजीली सॉल्व कर लिए थे, तब अपने करंट अफेयर में से ही कवर हुए थे। इसलिए बोलता हूं अंदर के जो फैक्ट है उनको भी ध्यान दिया करो। एक डेली करंट अफेयर जब आप देखते हो ना, तो 100 क्वेश्चन इजीली आपके तैयार होते हैं। भले ही में आप करंट अफेयर हमारे 10 रहते हैं काउंटिंग वाइज, लेकिन यहां पर 100 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक के। आराम से देखो अगला क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की यहां पर बात की जा रही है। हर साल ये डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे जो भी लोग हैं जो कि सोशल वर्कर है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करना, उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस लाना कि ऐसे जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, इसी उद्देश्य से 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब क्वेश्चन आता है कि 19 अगस्त की डेट ही क्यों डिसाइड की गई है? तो देखिए, एक हिस्टोरिकल डेट है 19 अगस्त 2003। इस दिन क्या हुआ था, इराक के बगदाद में एक कैनल होटल है, यहां पर एक बॉम्ब अटैक हो गया था एक होटल में। यहां पर 22 जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर थे, सोशल वर्कर थे, वो एक साथ मारे गए थे। तो इनके सम्मान में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आगे चलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और 19 अगस्त की डेट को फिक्स कर लिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को मनाए जाने के लिए। तब से वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। 2026 में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, हिंदी में देखें तो दुनिया में एक दूसरे का साथ बढ़ाना और लोकल कम्युनिटीज को मजबूत करना, ये 2026 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम अनाउंस की गई है। फिर से देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी। ओके, 19 अगस्त को वैसे इसके साथ एक और डे भी मनाया जाता है जो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 2026 में होम एक ही वर्ड है, इसकी थीम रखी गई वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये भी 19 अगस्त को, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलें, 75 ईयर की एज में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया? तो दक्षिण भारत कर्नाटका के एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, चंद्रशेखर वाय शिल्पी। इनके नाम में ही शिल्पी है। शिल्पकार कौन होते हैं ना, जो मूर्तियां बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो चंद्रशेखर वाय शिल्पी 75 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। दक्षिण भारत में ये कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कर्नाटका में ही इनका निधन भी हुआ है अगस्त 2026 में रिसेंटली। एक्चुअल में लकड़ी से, पत्थर से, है ना, धातु मेटल से इन्होंने काफी अच्छी जो ट्रेडिशनल मूर्तियां है जो कि दक्षिण भारत में काफी फेमस है, इनकी जो मूर्ति थी ना, एक्चुअल में दक्षिण भारत से आते हैं। तो चोला डायनेस्टी, चाणक्य, होयसाला, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, इनकी जो आर्ट रहे, मतलब इनके समय में जो भी आर्ट प्रचलित रही है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रशेखर वाय शिल्पी की मूर्ति कला में देखने को मिलता था। तो बहुत ही फेमस मूर्तिकार थे, दक्षिण भारत से आते हैं, कर्नाटका से। 18 साल तक गुरुकुल में रहकर इन्होंने लकड़ी से मूर्ति बनाना सीखा था इनके जीवन काल में। काफी उपलब्धियां, काफी स्ट्रगल भी रहे हैं, इसीलिए काफी सारे अवार्ड भी इनको मिले। पद्म अवार्ड तो कोई नहीं मिला, लेकिन नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट पर्संस का अवार्ड इनको दिया गया था 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा कर्नाटका से थे, तो कर्नाटका के काफी लोकल अवार्ड इनको मिले हैं, जैसे कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड, ये काफी बड़ा अवार्ड है कर्नाटका में, 2014 में इनको दिया जा चुका है, और छोटे मोटे अवार्ड तो इनके पास काफी सारे हैं। तो कौन है ये है चंद्रशेखर वाय शिल्पी, एक शिल्पकार है, मूर्तिकार है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहां से आते हैं? ये आते हैं भारत में कर्नाटका राज्य से। ओके, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। देखिए, करंट अफेयर 2026 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, आपके करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, सारे करंट अफेयर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। यहां पर आप पीडीएफ, आपको काफी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट
क्विज आप यहाँ पर लगा पाएंगे करंट अफेयर की। डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ाता हूँ, स्टैटिक आपका कवर हो जाता है ना। जीएस में जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, क्योंकि करंट अफेयर काफी ब्रॉड होता है, तो आपका पूरा करंट अफेयर यहां से आप तैयार कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो पहली चीज तो ये कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल धीरज सेठ। ओके, इनको हाल ही में नेपाल के द्वारा मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक इंडिया और नेपाल दोनों देशों के बीच में एक ट्रेडिशन रहा है, एक परंपरा रही है, पुरानी सैन्य परंपरा 1950 से ये चल रही। हर साल दोनों देशों के जो आर्मी चीफ होते हैं ना, एक दूसरे को सेना की ऑनररी जनरल रैंक प्रदान करते हैं। हर साल ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास होता है, तो आर्मी चीफ एक दूसरे को सेना की ऑनररी जनरल रैंक देते। तो इस बार भी यही हुआ है, यही सिनेरियो रहा। भारत के आर्मी चीफ है जनरल धीरज सेठ, इनको नेपाली आर्मी के ऑनररी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। दोनों देशों की मिलिट्री फ्रेंडशिप, डिफेंस कॉर्पोरेशन का प्रतीक माना जाता है इस पर्टिकुलर हर साल की ये पुरानी सैन्य परंपरा को। तो एक दूसरे के सेना प्रमुख को ये ऑनररी जनरल मानद रैंक दी जाती है। तो नेपाल ने हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ को दिए, और हमने भी नेपाल के जो आर्मी चीफ है उनको ये रैंक दी होगी, मानद रैंक। ठीक है, जनरल धीरज सेठ इन्होंने 2026 में ही आर्मी चीफ के रूप में ज्वाइन किया है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर 30 जून 2026 को इन्होंने पद संभाला है। इससे पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे, और अब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। आर्मी में 1986 में शामिल हुए थे, अलग अलग पदों को इन्होंने होल्ड किया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, पीएम कौन है? बालेंद्र शाह या बालेन शाह। काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट लगातार नेपाल में चल रहे हैं, और नेपाली रुपीज यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजन कहां किया जा रहा है? इंडिया में, और इंडिया का पर्टिकुलर शहर पूछा जा रहा है, तो यह है नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, तो 17 अगस्त को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई है। यह आयोजित की जाएगी 23 अगस्त 2026 तक। 17 साल के बाद इंडिया इस इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है इसको होस्ट कर रहा है। 2009 में आखिरी बार ये हैदराबाद, तेलंगाना उस वक्त आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 2009 में यह आयोजित की गई थी, और अब नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस बार ये 30वां एडिशन है। ये पर्टिकुलर चीज याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपको पता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा जो परफॉर्मेंस है ना इंडिया का, बहुत ही बेड़ा गर्क रहता है हमारा, लेकिन फिर भी अब हमारे काफी प्लेयर हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एकमात्र गोल्ड मेडल जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने जीता है ना, 2019 में पीवी सिंधु लेकर आई थी। एकमात्र गोल्ड है हमारे पास। पीवी सिंधु ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता था इस इवेंट में, और भारत का इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सबसे पहला मेडल था 1983 प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिता हैं, ये लेकर आए थे। बैडमिंटन प्लेयर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली में, पीवी सिंधु पार्टिसिपेट करेगी। लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग की जो जोड़ी है, बैडमिंटन प्लेयर है ये। आयुष शेट्टी, उन्नति होडा, सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, इसके पहले 29th जो एडिशन था वो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। 53 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, और चाइना विनर था 2025 में, लास्ट ईयर। इंडिया ने केवल एक ब्रॉन्ज जीता था
लास्ट ईयर इवेंट में, जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी हमारे लिए लेकर आई थी मेंस डबल में। ये लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है, केवल एक ब्रॉन्ज। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे पहली बार 1977 में से स्टार्ट किया गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 तक तो ये हर 2 साल में हुई है, लेकिन 2025 में डिसाइड कर लिया था कि हर साल इसका आयोजन होगा, तो अब 2026 में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ओलंपिक ईयर जब होता है ना, जब ओलंपिक का आयोजन होता है, उस साल में ये चैंपियनशिप आयोजित नहीं की जाती। बाकी अब ये हर साल आयोजित की जाएगी। स्पेसएक्स ने अगस्त 2026 में 2 फैल्कन 9 लॉन्चेस के बीच कितने कम अंतराल का नया रिकॉर्ड बनाया है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने क्या किया है, इसका जो रॉकेट है ना, जो स्पेस रॉकेट है, 2 रॉकेट को लॉन्च किया है फॉल्कन 9 लॉन्चेस। 2 फाल्कन रॉकेट को इसने लॉन्च किया और दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो 38 मिनट का है। ये एक नया रिकॉर्ड है स्पेसएक्स के नाम। 38 मिनट में इन्होंने 2 रॉकेट लॉन्च किए हैं। लॉन्च कहां से हुआ है? अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है। यहां से नासा और इनके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो यहां से पहला जो लॉन्च हुआ था वो ग्लोबल स्टार 2R मिशन के तहत किया गया। 8 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए, है ना, और 38 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 38 मिनट के अंदर ही दूसरा रॉकेट लॉन्च किया इन्होंने कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से, USSF 36, ये दूसरे मिशन का नाम है। और इसके माध्यम से 38 मिनट की गैप में 2 इन्होंने रॉकेट लॉन्च किए स्पेस में। तो ये स्पेस एक्स का एक रिकॉर्ड हो गया है, सबसे कम टाइम गैप में 2 रॉकेट लॉन्च का, 2 ऑर्बिटल लॉन्चेस का ये रिकॉर्ड है स्पेस एक्स का। इसके पहले जो इनका रिकॉर्ड था ना, 2024 में था, तब इन्होंने 65 मिनट की गैप में 2 ऐसे रॉकेट लॉन्च किए थे, और अब इन्होंने 38 मिनट की गैप में लॉन्च किए। मतलब अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 27 मिनट कम टाइम लिया है इस बार इन्होंने लॉन्च करने के लिए। ठीक है, फाल्कन 9 क्या है? स्पेस एक्स का 2 स्टेज वाला रीयूजेबल रॉकेट है। इसका यूज सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए किया जाता है। तो स्पेस रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है। पहला स्टेज जो होता है ना, इसका वापस आकर इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो 2 स्टेज में ये लॉन्च होता है रीयूजेबल रॉकेट, मतलब एक बार फिर से इसको लॉन्च के बाद पहला जो स्टेज है वो यूज किया जा सकता है, मतलब उसकी भी वापस सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। स्पेसएक्स अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी है एलन मस्क की। 2002 में ये कंपनी बनाई गई थी और टेक्सास यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जल जीवन मिशन को 2026 में 7 साल पूरे हो गए। यह मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मिशन का नाम क्या है? जल जीवन मिशन। हर घर टैप या नल से पानी पहुंचाना जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2026 में 15 अगस्त को इसके 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। वैसे ये लॉन्च की गई थी स्कीम 2019 में, ये काफी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना। तो 2019 में हर घर जल, हर घर जीवन, हर घर नल जल योजना भी इसे कहा जाता है, जल जीवन मिशन को। तो 15 अगस्त 2026 को इसके 7 साल कंप्लीट हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में पहली बार शुरू किया गया था और उद्देश्य वही, हर घर नल से पीने का पानी पहुंचाया जा सके, वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2019 में जब ये शुरू की गई थी तो लक्ष्य रखा गया था 55 लीटर पानी हर व्यक्ति को हर रोज दिया जाएगा। 2024 में इसकी ओरिजिनल डेडलाइन थी। 2024 में ये मतलब ओरिजिनल डेडलाइन ही इसकी 2024 की थी, आगे एक्सटेंड किया गया और ये दिसंबर 2028 तक अब कंटिन्यू है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलर, पर योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत संचालित है। इसका जो सेकेंड फेज है ना जल जीवन मिशन का, वो इसी साल 10 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड फेज लॉन्च किया गया था दिसंबर 2028 तक के लिए। अब फोकस थोड़ा बड़ा किया गया है। अब केवल उद्देश्य ये नहीं है कि भाई नल से जल पहुंचाया जा सके,
अब यहां पर उद्देश्य ये डिसाइड किया गया है सेकेंड फेज में कि नल से पानी तो पहुंचाना ही है, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि नल पहुंच गया, पानी एक बार चला पहुंच गया, कुछ समय आया फिर बंद हो गया, नहीं, सस्टेनेबल रहना चाहिए, रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सुनिश्चित किया जा सके, यह सेकेंड फेज का मुख्य उद्देश्य है। इसका टोटल आउटले जो बजट रखा गया ना योजना का 8.69 लाख करोड़ का रखा गया। सेंट्रल इसमें 3.59 लाख करोड़ का जो सहायता है, आर्थिक सहायता वो दे रही है। दिसंबर 2028 तक इंडिया के सभी 19.36 करोड़ जो ग्रामीण परिवार है उनको नल से जल पहुंचाना इस दूसरी फेज का मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या हुआ था, जब पहली बार ये इसको शुरू किया गया ना 2019 में, तब तक इंडिया में ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ के आसपास, 3.23 करोड़ के आसपास जो घर थे, ग्रामीण घर, उन पर नल से पानी का कनेक्शन था। कितने घर टोटल, कितने 19.36 करोड़ परिवार हैं गांव में, ये गांव के लिए ही स्पेशली, तो उनमें से 3.23 करोड़ परिवारों के पास ही नल से पानी था। लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है 2028 तक ये पूरे घर कवर हो जाए। तो शुरुआत में 2019 तक तो 3.23 करोड़ परिवारों के पास पानी था, लेकिन जब 2024 के बाद 2026 तक ये योजना जो है ना 15.80 करोड़ परिवारों तक किसने पानी पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट देखें तो 70-80% तक तो पानी पहुंच गया था, लेकिन अब पूरे परिवारों को दिसंबर 2028 तक पहुंचाया जा सकेगा। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम है लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट का शेयर होता है। जैसे हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है तो वहां पर सेंट्रल 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 10% स्टेट खर्च करेगा। अदर स्टेट जो नॉर्मल स्टेट होते हैं एमपी, यूपी, बिहार, 50-50 का रेशियो रहेगा। और यूनियन टेरिटरी में पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहां पर आर्थिक रूप से मदद करेगी। ठीक है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है। देखिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, पहले तो समझिए कि ये एक अलग चीज है और इसका चेस इवेंट अलग है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत 2024 में हो गई थी। अगर 2024 में शुरुआत हो गई तो 2025 में दूसरा एडिशन और 2026 में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तीसरा एडिशन है, थर्ड। ओके, समझ में आया। लेकिन क्या हुआ था, जो चेस है ना वो सेकेंड एडिशन में एड ऑन हुआ था, तो ये चेस का 2026 में सेकेंड एडिशन है इस बार। समझ में आया। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो तीसरा एडिशन है, लेकिन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस का ये सेकेंड एडिशन है। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरे साल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वेजियन चेस प्लेयर हैं, नॉर्वे से आते हैं मैग्नस कार्लसन। आप सभी को पता है चेस में गॉड कहा जाता है इनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चेस में। ठीक है। तो नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का टाइटल लगातार दूसरे साल जीता है। पहला एडिशन भी इन्होंने लास्ट ईयर जीता और इस बार भी जीता। इस बार इन्होंने फाइनल में डेनिस लजाविक को हराया जो कि बेलारूस के चेस प्लेयर हैं। इनको हराकर विनर हो गए। तो पहले नंबर पर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के विनर, सेकंड पर डेनिस लजाविक बेलारूस के, थर्ड पर रहे हिकारू नाकामुरा, यूएसए से आते हैं, नाकामुरा, हिकारू नाकामुरा, ये यूएसए से आते हैं। तो ये टॉप 3 चेस प्लेयर रहे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 में। तो चेस का ये सेकेंड एडिशन है। आयोजन कहां हुआ है, फ्रांस के पेरिस में। और चेस इवेंट के विनर को राशि दी गई है $2.5 लाख की। फर्स्ट चेस एडिशन 2025 में सऊदी अरेबिया के रियाद में लास्ट ईयर हुआ था, तब भी मैग्नस कार्लसन जीते थे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 में शुरू हो चुका है और थर्ड एडिशन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का इस बार आयोजित किया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन इसका आयोजन करवाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए क्या होता है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात होती है ना तो खेला कैसे जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से खेला जाता है नॉर्मली। ठीक है ना, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है ये एक प्रकार का। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में ई स्पोर्ट्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेन ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड में। 2023 में ये संस्था बनी थी
सऊदी अरेबिया के रियाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कॉप 17 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये कॉप की बैठक तो है, लेकिन समझना ये जलवायु परिवर्तन वाला कॉप नहीं है, ये कॉप है डेजर्टिफिकेशन पर। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD कॉप 17 इवेंट या समिट, इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार मंगोलिया के उलान बाटोर में। मंगोलिया का शहर है उलान बाटोर, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए क्या होता है ना, ये जो पर्टिकुलर कॉप 17 आयोजित किया जाता है, UNCCD कॉप 17 या कॉप की बैठक, ये इस चीज पर फोकस करती है कि वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोके। जो रेगिस्तानीकरण हुआ जा रहा है, मतलब जो उपजाऊ भूमि है डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, सही है, तो इसको कैसे रोका जा सके, इसलिए कॉप की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कॉप 17 है, 17 अगस्त को ये शुरू हुई है और 28 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा मंगोलिया के उलान बाटोर नाम के शहर में। और इसकी थीम रखी गई है रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप, मतलब उपजाऊ भूमि को सहेजो और अपने भविष्य की जो आशाएं हैं, जो होप है, उसको भी रिस्टोर करो। ऐसा नहीं हो कि डेजर्ट में परिवर्तित होती जा रही है जमीनें, उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इन फ्यूचर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो थीम रखी गई है वो भी इसी मुद्दे पर रखी गई है। अब भारत ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया और भारत ने इस समिट के दौरान अपनी पहली गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर बुक वहां पर लॉन्च की है। गाइड है, एक पुस्तिका है जो कि इंडिया ने पहली बार ही लॉन्च की है उलान बाटोर मंगोलिया में कॉप 17 की बैठक में। ओके, ये जो गाइड है ना पुस्तिका, भारत के ग्रासलैंड जो हैं, ग्रास के मैदान जो हैं और अन्य जो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक खुले हुए क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड करती। भारत के 24 प्रकार के ओपन नेचुरल इकोसिस्टम इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे ग्रासलैंड, सवाना घास के जो मैदान हैं, है ना, जो रॉकी प्लेड्यूज हैं और अदर डेजर्ट एरिया, कोस्टल इकोसिस्टम, इन सभी को यहां पर मेंशन किया गया है। तो ऐसे 24 प्रकार के ओपन नेचुरल इकोसिस्टम की इस पर्टिकुलर गाइड या पुस्तिका में वर्णन किया गया है। तो देखिए उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह बताना होता है कि भारत में कहां कहां पर अलग अलग टाइप की घास भूमि है, कहां पर डेजर्ट है, कहां पर नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं, कहां पर हॉट स्पॉट है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी को इस बुक में बताया गया है। तो पहली बार ही इंडिया ने गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया नाम की पुस्तिका को जारी किया कॉप 17 की बैठक में मंगोलिया के उलान बाटोर में। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया कॉप की बैठक क्या है। आयोजन मंगोलिया के उलान बाटोर, थीम मैं आपको बता चुका हूं, 17 तारीख को यह शुरू हुई है, 28 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंद किए गए रोमानिया के पहले और एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है? रोमानिया जो कि यूरोपीय देश है ना, इसने अपने एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो इनका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था उसको बंद कर दिया है। इसका नाम है सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, तो यह देखने को मिलेगा रोमानिया में। कहां पर? रोमानिया। ठीक है, अब बात आती है कि बंद क्यों किया रोमानिया ने। तो देखिए हुआ क्या कि अगस्त 2026 में बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है रोमानिया में, बारिश बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा सूखे के कारण जो यहां पर बहने वाली एक नदी है वो लगातार सूखती जा रही। ठीक है, तो नदियों का सूखना या फिर सूखा पड़ना, पानी का ना गिरना, ये कारण है कि रोमानिया ने अपने एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो 2 रिएक्टर है यहां पर, दोनों को ही बंद कर दिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एक ही है पर इसके रिएक्टर 2 हैं। ठीक है ना, तो सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखिएगा कहां पर आता है, तो यह आता है सेर्नावोडा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया में। देखिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं सेर्नावोडा में। प्लांट का यूनिट जो 1 थी 1996 में शुरू की गई थी और सेकेंड यूनिट 2007 में शुरू हुई थी।
अब सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यूनिट 1 को जुलाई में बंद कर दिया गया था और अब दूसरी यूनिट को 13 अगस्त 2026 को बंद कर दिया गया। और ऑफिशियली रोमानिया ने इसकी जानकारी दी है कि हमने हमारे एकमात्र एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया है। याद रहेगा, सर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तो यह है रोमानिया में। डेन्यूब रिवर यहां पर जो बहती है, जो इंपॉर्टेंट नदी है रोमानिया में बहने वाली, एक्चुअल में हुआ क्या कि इसका वाटर लेवल गिरता जा रहा है क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। तो जब डेन्यूब रिवर का वाटर लेवल गिरता जा रहा है तो भाई इन रिएक्टर्स को कूलिंग की जरूरत है और कूलिंग के लिए पानी चाहिए। अब जब डेन्यूब रिवर में पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है, तो कूलिंग के लिए भी इनके पास पर्याप्त पानी नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपने रिएक्टर को बंद कर दिया। ठीक है, रोमानिया यूरोपीय कंट्री है, बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है, ये एक चीज याद रखिएगा। प्रेसिडेंट है निकुशोर दान, जो कि पूछे नहीं जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर है इलिये लोबोजॉन। तो इनको याद रख सको तो याद रख लेना, अदरवाइज छोड़ देना, पर कैपिटल याद रखना, बुखारेस्ट कैपिटल है किसकी, रोमानिया की। अगर हम मैप पर देखेंगे इसकी नेबर कंट्रीज को, तो यहां पर थोड़ा सा मैं साइड होता हूं। देखिए जो रोमानिया है ना, इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा ये ब्लैक सी को टच करता है। इसके उत्तर में यूक्रेन से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक मोल्डोवा से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इसके अलावा हंगरी से अपनी बॉर्डर बनाता है, सर्बिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और बुल्गारिया से दक्षिण में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो मोल्डोवा, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया, ये 5 देश है जो कि बॉर्डर बनाते हैं रोमानिया से, और पूर्वी हिस्सा इसका लगता है ब्लैक सी से। ठीक है, कैपिटल है बुखारेस्ट। डन। तो यहां पर 19 अगस्त के करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 65 स्काई डाइवर्स ने एक ही एयरक्राफ्ट से नेशनल फ्लैग के साथ जंप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें कितने भारतीय शामिल है? कितने हैं? 3। भारत का पहला वर्चुअल जू कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन का अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? तो यह महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम की कंपनी है। एक्सरसाइज मैत्री का 15th एडिशन इंडिया और थाईलैंड के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में 71 ईयर की एज में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार का निधन हो गया? तो यह है कौन? राजा सैन। साइबर कुश्ती 2026 को किस संगठन ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने। आंसर डी। भारत सरकार ने मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? तो यह है रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, इन स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरीके से इंडिया फर्स्ट फुल कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के लिए किस कंपनी के साथ या किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है एलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ ये समझौता हुआ है। कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना है संध्या किरण योजना। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, RSVC अमृत प्लेटफॉर्म की संस्था के द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित किया है नाबार्ड ने। आंसर नाबार्ड। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछी गई है, साइंस से क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है, इसको याद रखना। भारत में सविनावज्ञा आंदोलन, ये अगर हम सविनावज्ञा आंदोलन की बात करते तो ये 1930 में हमको देखने को मिलता है, दांडी मार्च के बाद में हुआ था। फिर मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन स्पेशली कौन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन है, इसमें से 2 साइंस के पूछे जाते हैं, याद रखना। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? और सालबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करो। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, लाइक तो करिएगा ही, और जो भी आपको
चेंजेस चाहिए या फिर जो भी आपको लगता है कि सर ये चीजें हम और एड ऑन कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट आपके लेता हूं। ठीक है, कल के सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।